हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने डाइजेशन खत्म कर लिया है। ओके, और वो क्या था, हमारा 30 मिनट्स में खत्म हो चुका था। और बाकी जो आपको 30 मिनट्स का वीडियो दिख रहा है, एक्चुअली उसमें मैंने कुछ बातें भी की हैं। तो एक्चुअली 29 मिनट्स में खत्म हो चुका था। और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है ना, आपको दोनों के दोनों वीडियो मिलते रहेंगे। क्वेश्चंस के वीडियो आने स्टार्ट हो चुके होंगे, जब तक ये वीडियो आएगा, नहीं तो इसके बाद आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे कि मैं अभी इस शॉर्ट में करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा पॉइंट हो सकता है कि मिस हो जाए क्योंकि ये शॉर्ट है। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब वही क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आए हैं, वही क्वेश्चंस आपके एम्स में आए हैं, जिपमर में आए हैं। तो वो क्वेश्चन से आपको वो क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैं आने कैनल पे भी हूँ, फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, सब जगह जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। सब जगह नोटिफिकेशन जाता है। मान लिया कि यूट्यूब को नोटिफिकेशन नहीं गया, तो आप लोग को वहां से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है चैनल पे। ठीक है ना। और आने का पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको पूरी तरह से बहुत सारा बायोलॉजिकल लेक्चर्स वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस का मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने वहां पे सॉल्व कराया है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो हो सकता है कि 30 ना होकर के 30 से 35 मिनट तक चला जाए। तो समझने की कोशिश करना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ओके, और उसका फिर हम लोग करेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी खत्म हो जाए। लेट्स सी कितना देर लगता है। मेरा एक अंदाजा है, जितने मैंने स्लाइड्स बनाए हैं डाइजेशन से ज्यादा है इसमें। फिर हम लोग लास्ट में वीडियो के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे जो कि एनसीईआरटी ने नहीं लिखे हैं, लेकिन उससे क्वेश्चंस आया है, तो मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा स्लाइड तैयार किया है इस वाले चैप्टर में, ताकि वो पॉइंट्स ना छूटे हमारे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, रेस्पिरेशन और देखो ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। ब्रीथिंग यानी है कि जो फिजिकल मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में। तो हम लोग 3-4 चीज पढ़ना है यहाँ पे। एनसीईआरटी जो लिखता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स के बारे में पढ़ना है, अलविलाई होता है। ठीक है, ट्रैकिया के बारे में पढ़ना है। मैकेनिज्म क्या होता है, एक्सचेंज कैसे होता है गैस का, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इन चारों पॉइंट को हमें ध्यान से देखना है। ब्रीथिंग जो होता है वो मूवमेंट होता है हमारा। देखो, यहाँ पे लिख रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from the atmosphere and with CO2 produced by the cells is called breathing। ठीक है, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। इसको हम लोग कॉमनली रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन जब रेस्पिरेशन में वर्ड को यूज करोगे तो उसमें ब्रीथिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों आ जाता है साथ साथ। कई लोग बोलते हैं कि रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग अलग होता है, लेकिन कई बार रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन को एक साथ देखा जाता है, जिसमें हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, कि नहीं। आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। जो पहला एनसीईआरटी लिखता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में जाके पढ़िए, उसमें देखते हैं क्या है। देखो, हमारे पास कुछ कुछ डेवलप एवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कई प्रकार के होते हैं। जो हमारे में है वो लंग्स है, जो फिशेस में है वो गिल्स है, स्किन से भी होता है, और ट्रैकियल से भी होता है, सिस्टम से होता है। तो चलो हम सबको देखते हैं एक बार। ठीक है। आते हैं स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेटस में, फ्लैटफॉर्म्स में। ये एक्सचेंज होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू देयर एंटायर बॉडी सरफेस। कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। ये जो स्पॉन्जेस होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलेंट्रेट्स में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फ्लैटफॉर्म्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पहला है प्लैटीहेलमिन्थेस कहते हैं इन्हें। ये सारे के सारे जो होते हैं सिंपल डिफ्यूजन से होता है। ध्यान रखना, CO2 O2 का एक्सचेंज बॉडी सरफेस से होता है। अर्थ वॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है, यानी कि ये भी आपका स्किन ही है। ठीक है। इंसेक्ट्स के पास एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जिसको ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, जो कि बॉडी में जो लैटरल हिस्सा होता है ना, वहां पे होते हैं ये ट्यूब्स। ठीक है। और स्पाइरेकल्स कहते हैं, वो जो एम्पुला होता है, जो छेद होता है इन ट्यूब्स का, उसको स्पाइरेकल्स कहते हैं। ओके, जो कि आर्थ्रोपॉड्स में देखने को मिलता है हमें, यानी इंसेक्ट्स में। और आते हैं फिर गिल्स पे। तो गिल्स कुछ जो रेस्पिरेशन होता है उसको ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो, यहाँ पे ब्रैकियल आएगा तो यहाँ पे आपको लंग्स नहीं समझ लेना। लंग्स होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बहुत स्पेसिफिक होकर के गिल्स के बारे में कहा है। गिल्स आर व्हाट, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कौन करता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी क्या लिख रहा है कि यहाँ पे फिश नहीं लिखा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिश नहीं लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे फिश कहाँ पे लिखा है, ताकि आगे हम लोग बात करेंगे। गिल्स देखो, ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहाँ लिख रहा है, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स में। ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स वाला ग्रुप है। हालांकि आर्थ्रोपॉड्स में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे आपका जो स्क्विड होता है कि नहीं। फिर आते हैं मॉलस्क। तो मॉलस्क, ऑक्टोपस है, डेविल फिश। ये सारे के सारे जो है, ये दोनों जो है यहाँ पे गिल्स होता है, ब्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। आते हैं वैस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स, जो कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में होता है मेनली। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, अमंग वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर अब स्पेशली अगर हम लोग देखें यहाँ करके, ठीक है, देखो पल्मोनरी रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होता है। लेकिन अब देखो एनसीईआरटी पहले तो यहाँ पे इतना दूर तक बताया है क्या, नॉन वर्टिब्रेट्स के बारे में। अब एनसीईआरटी अलग से वर्टिब्रेट्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए डिफरेंशिएट, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे गिल्स में
फिशेस को नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन फिशेस में गिल से ही होता है। तो फिशेस हो गए गिल से होता है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में और मैमल्स में लंग से होता है, कुछ एम्फीबियंस में लाइक फ्रॉग्स में मॉइस्ट स्किन से भी होता है और इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, देखो ये है हमारा का पूरा ब्रीथिंग सिस्टम जो हमारा दिख रहा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो दिख रहा है हमें। देखो यहाँ पे है एपिग्लॉटिस जो थिन फ्लैप होता है, मैंने कल पढ़ाया था, पिछले बार आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि पिछला वाला वीडियो जो था हमारे पास डाइजेशन का, उसमें ये था हमारे पास क्या, फेरिंग्स। ठीक है, और फेरिंग्स में यहाँ पर आया था, ये है हमारे पास, और ये अलग से ओपनिंग एक और है, और ये अलग से ओपनिंग है। ये जो है जा रहा है नीचे, ये ट्रैकिया है, और ये जो नीचे जा रहा है ये इसोफेगस है। ठीक है, ये इसोफेगस है जो, और इसके ऊपर एक फ्लैप होता है इस ढंग से। ठीक है, और ये जो कहते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस क्या करता है, जो बोलस जब हमारा फूड नीचे आता है तो एपिग्लॉटिस से ग्लॉटिस जो होता है ढक जाता है। तो ग्लॉटिस क्या है, तो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया जो है यहाँ पे ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस को ढकने वाला क्या होता है, एपिग्लॉटिस, यानी एपी यानी ग्लॉटिस के ऊपर। ठीक है ना, ये है लैरिंक्स जो कि वॉइस बॉक्स है हमारा, जहाँ से वॉइस आता है हमारे पास, जो आवाज मैं बोल रहा हूँ वॉइस यहीं से आता है। ये है ट्रैकिया, और ट्रैकिया में ये जो दिख रहा है आपको, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है जो कि सी शेप्ड होता है, कुछ यू शेप का। ठीक है, यहाँ पे कटिंग होता है, यहाँ पे अटैच नहीं होता है, ठीक है ना, ये खाली आधा सी शेप्ड होता है, टोटल सर्कुलर नहीं होता। फिर ये जाके बट जाता है, देखो यहाँ पे बट गया है। ठीक है ना, फिर ये दोनों लंग्स दिख रहे हैं आपको, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट लंग है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट लंग है। ओके, और ये हमारे पास हार्ट है जो कि आपको दिख रहा है कि हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। ये हमारे पास डायफ्राम है, और ये जो दिख रहा है गोल गोल सर्कुलर था, ये रिब्स है हमारे पास। ठीक है, ये ब्रोंकस दिख रहा है आपको जो ट्रैकिया का टूटा, और ये कट एंड ऑफ रिब्स है, और ये लंग्स है मैंने बताया। ये एल्वियोलाई दिख रहे हैं, एल्वियोलर सैक्स दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स दिख रहे हैं, जो एल्वियोला से निकला है वो ब्रोंक्यूल्स है। फिर यहाँ पे देखो दो प्लूरल मेम्ब्रेन दिख रहा है। देखो लंग्स जो होता है हमेशा या तो फैलता है फिर सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, तो उसमें घर्षण हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, तो लंग्स डैमेज हो सकते हैं। इस डैमेज से बचाने के लिए लंग्स के चारों तरफ दो प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, पहला जो आउटर वाला फ्लूइड मेम्ब्रेन होता है वो रिब केज से बहुत नजदीक होता है, और दूसरा फ्लूइड मेम्ब्रेन जो होता है वो लंग से बहुत सटा हुआ होता है। देखो दिख रहा है ना फ्लूइड मेम्ब्रेन, और उसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि घर्षण यानी फ्रिक्शन से बचाता है लंग्स को हमारे। ठीक है, डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि नीचे आएगा तो लंग्स एक्सपैंड करेंगे और हमारा जो एयर है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही नीचे आएगा तो हमारा जो पल्मोनरी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने के कारण हमारा प्रेशर जो है वो घट जाएगा अंदर, और बाहर चूंकि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घट चुका है अंदर, इसलिए प्रेशर हाई टू लो एयर फ्लो करता है तो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, फिर डायफ्राम जब रिलैक्स होगा तो ये बाहर चला जाएगा। तो ये जो आपको डोम शेप पोजीशन दिख रहा है डायफ्राम का, डोम शेप, ये डोम शेप एक्चुअली कैसा पोजीशन है, कोई बोलेगा कि एक्चुअल शेप मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स पोजीशन में डायफ्राम का शेप कैसा होता है, डोम शेप होता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि जब खिंचाव होता है इसमें, मान लो कि जैसे आप कुछ मसल्स यहाँ पर अटैच है इसमें, है ना, वो खींचेंगे इसको, जब खींचेंगे इसको इस तरफ, जब इसको इस तरफ करके खींचेंगे ये मसल्स, तो ये डायफ्राम क्या होगा, सीधा हो जाएगा, है ना, फ्लैटेंड हो जाएगा डायफ्राम। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम तो ये फ्लैटेंड हो जाता है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो नेजल हमारा आगे नॉस्ट्रिल्स होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं उसको। ठीक है ना, जो अपर लिप्स के ऊपर होता है, फिर जिसे छूने के लिए मना किया जा रहा है क्योंकि अभी कोरोना वायरस है। ओके, तो यहाँ पे नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर फिर नेजल पैसेज के थ्रू अंदर जाता है। नेजल पैसेज कहाँ खुलता है जाकर के, नेजल चैम्बर कहाँ होता है, फेरिंक्स में ओपन होता है। फेरिंक्स क्या है, नेजोफेरिंक्स में ओपन होता है। ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि यहाँ पे कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। देखो फूड और एयर का कॉमन पैसेज ओरोफेरिंक्स होता है, लेकिन चूंकि फेरिंक्स का टाइप्स नहीं बताया है एनसीईआरटी, इसीलिए उसने खाली और खाली फेरिंक्स के बारे में बोला है। फिर फेरिंक्स कहाँ ओपन होगा, लैरिंग्स में ओपन होगा, जिसको हम लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं, जो कि फिर ट्रैकिया के पास जाएगा। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, देखो लैरिंग्स भी एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ओके, जो कि साउंड प्रोडक्शन करता है, इसको साउंड बॉक्स इसीलिए कहते हैं। और देखो जो swallowing के समय जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस जो कि ओपनिंग होता है ट्रैकिया का, उसे कवर करता है कौन, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, मैंने पहले बताया। ट्रैकिया जो होता है वो जाके नीचे आता है, डिवाइड करता है, बनाता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। जो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और जो एनसीईआरटी ने लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि ट्रैकिया कहाँ जाके डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड कर रहा है ना, देखो पीछे की ओर वर्टिब्रा होंगे इसमें, देखो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा होगा, फिर थोरैसिक वर्टिब्रा होगा कि नीचे आएंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ पे लंबा वर्टिब्रा होगा कि यहाँ पे हमारा लंबा रीजन है, और ये थोरैसिक रीजन है हमारा पूरा का पूरा, ये हमारा सर्वाइकल जो गर्दन का रीजन है, ठीक है, नेक रीजन है। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो मैं कलर चेंज करता हूँ आपको समझ में आए आपको, ठीक है ना,
चलो ब्लू करते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा वर्टिब्रा है, कौन सी वर्टिब्रा के पास आके डिवाइड होता है, बहुत स्पेसिफिक है ये पोजीशन भी। ये क्या है, ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास आके ये डिवाइड होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास। ओके, और बनाता क्या है, लेफ्ट और प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर आगे बढ़ता है तो ये जो लेफ्ट और प्राइमरी ब्रोंकाई होता है वो सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में टूटता है और फिर वो ब्रोंक्यूल्स में टूटता है, और ब्रोंक्यूल्स जाके एंड अप होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या बनाता है, एल्वियोलाई बनाता है, ठीक है। एल्वियोलाई अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देता है। इसके पूरे चारों तरफ वैस्कुलराइज्ड बैग होता है, यानी वैस्कुलराइज मतलब कि इसके चारों तरफ क्या होता है, ठीक है। तो ये वैस्कुलराइज्ड बैग होता है, इसको एल्वियोलाई कहते हैं। वैस्कुलराइज क्यों होता है, ताकि यहाँ से एक्सचेंज हो सके गैसेस का। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाइट, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड ये जितने भी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देखो एनसीईआरटी साफ में लिखा है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ना कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सारे के सारे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, रिंग्स है इसीलिए इनकम्प्लीट लिखा है एनसीईआरटी। अगर सी शेप लिखता तो इनकम्प्लीट नहीं लिखने का पड़ता, क्योंकि सी शेप तो अपने आप में कंप्लीट शेप है कि नहीं। लेकिन रिंग अगर कोई बोले और बोले कि इनकम्प्लीट है तब ना वो आगे आधा होगा, इस ढंग का होता है। देखो दिखाता हूं मैं, ये है हमारा ट्रैकिया जो कि इनकम्प्लीट रिंग से यहाँ पे देखो बना हुआ है ना, इनकम्प्लीट, क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट रिंग है ना, ये इनकम्प्लीट रिंग है हमारे पास। और ये जो इनकम्प्लीट रिंग है, ये पीछे देखो अटैच नहीं है, और ये पीछे क्या है जरा बताओ, ये पीछे क्या है, ये देखो आगे तो ट्रैकिया है, ये दिख रहा है ना ब्लू ब्लू क्या है, ट्रैकिया है, पीछे क्या है, ये है हमारा ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है। ओके, ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ईसोफेगस है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है, और नहीं बताया तो अभी जान लो। ईसोफेगस जो होता है ना वो डॉर्सली मूव करता है, ठीक है ना, डॉर्सली मूव करता है, और आगे जो होता है वेंट्रल पोजीशन पे क्या होता है, ट्रैकिया होता है। तो कहने का मतलब अगर हमें गर्दन पे कोई चाकू रखेगा और काटने की कोशिश करेगा तो ट्रैकिया पहले कटेगा, ईसोफेगस बाद में। ओके, समझने के लिए बता रहा हूँ। ट्रैकिया एंड ईसोफेगस है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे तो ईसोफेगस का स्पेलिंग गलती नहीं है, ओईएसओ, अलग अलग कंट्रीज में ओईएसओ होता है, अलग अलग कंट्रीज में ईएस होता है, ठीक है। ईसोफेगस इसलिए बहुत लोग बोलते हैं, ईसोफेगस बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास फिफ्थ वाला। फिर आते हैं वेस्कुलराइज्ड बैग होता है, एल्वियोलाई जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। फिर आते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और एल्वियोलाई कंप्राइज करता है लंग्स को। अब देखो कोई बोले लंग्स क्या कौन कंप्राइज करता है, ऑप्शन में आ सकता है, तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स या फिर एल्वियोलाई। आप बहुत लोग एल्वियोलाई टिक मार कर देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन फोर्थ ऑल हुआ तो ये ऑल होगा, बिकॉज ब्रोंकाई से ही लंग्स स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रैकिया तो लंग्स के अंदर घुसता नहीं है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई घुसता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल्स इनिशियल वाला होता है, फिर टर्मिनल वाला होता है, फिर एल्वियोलाई आता है। डबल लेयर फ्लूइड होता है, इसमें फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, क्लोज कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और अब देखो दो पार्ट होता है हमारे पास, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है एक्सचेंज पार्ट। सोचो कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होगा, जहां पे एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा गैसेस का। तो ऊपर के जितने पार्ट्स हैं वो हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट है। तो कौन कौन सा जरा देखो लिखा है, द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहने का मतलब है कि जो एल्वियोलाई जहां से निकल रहा है, यानी कि एल्वियोलाई अगर है, इसके ये एल्वियोलाई है, तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, खाली इनिशियल नहीं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या है, ये कंडक्टिंग पार्ट है, जो क्या करता है, हमारे एयर जो हमारे बॉडी के अंदर आता है उसको फॉरेन पार्टिकल से रिमूव करता है, उसको ह्यूमिडिफाई करता है, उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के बराबर लाता है, बिकॉज बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी से अलग अलग हो सकता है। फिर आते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट पे। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट क्या है, तो ये एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई के डक्ट्स होते हैं अपने, ठीक है ना, एंड देयर डक्ट्स कंप्राइज द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। ओके, जहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। फिर आते हैं हम सांस लेते कैसे हैं। तो देखो सांस लेने का तरीका क्या है, एक तो देखो हमारे पास क्या है कि एनाटॉमिकल स्पेस है जहाँ पे पल्मोनरी कैविटी जिसको कह रहे हैं, और एक है थोरासिक चैम्बर। थोरासिक चैम्बर अंतर समझो, इसके देखो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये हमारा थोरासिक चैम्बर है, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर ये नेक होगा, ठीक है, ये नेक होगा, ये यहाँ पे हैंड्स आएंगे। तो मैं एक थोरासिक चैम्बर को खाली अंदर वाला सेक्शन दिखा रहा हूँ, ये थोरासिक चैम्बर है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, ये नेक है, यहाँ पे तो नेक है ना, यहाँ पर जहां से ये आ रहा है ये हमारे पास ये पल्मोनरी कैविटी है, ठीक है, क्या है, लंग कैविटी है, पल्मोनरी कैविटी। यहाँ पे डायफ्राम है, चारों तरफ रिब्स है, आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, और अंदर से क्या है, इसके ढका हुआ क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, ये है पल्मोनरी कैविटी हमारा। तो अगर पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम को हमको चेंज करना होगा तो हम लोग ये डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ लिखता है एनसीईआरटी, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम को हम डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि थोरासिक वॉल्यूम जो होता है, थोरासिक चैम्बर होता है, वो एक तरह का एयर टाइट चैम्बर है। देखो ये थोरासिक चैम्बर पूरा का पूरा दिख रहा है ना,
कलर फिर से चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। ये जो थोरासिक चैम्बर आपको टोटल दिख रहा है बड़ा सा जो बाहर की ओर है, जो पल्मोनरी कैविटी के बाहर है, वो एयर टाइट चैम्बर है। कैसा है वो? एयर टाइट चैम्बर होता है एनाटॉमिकली, यानी कि अगर एनाटॉमी में देखा जाए तो किससे ढका हुआ होता है? डॉर्सली विद वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली विद स्टर्नम, लैटरली बाय रिब्स एंड ऑन लोअर साइड बाय डोम शेप्ड डायफ्राम। शेप बता दिया एनसीईआरटी ने यहाँ पे। ये जो एनाटॉमिकल सेटअप होता है ये ऐसा होता है ना कि अगर हम लोग कुछ भी थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज करें तो पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा। इसको समझो। अगर कोई बोलेगा सर ये तो सिंपल सी बात है ना कि अगर हम लोग ऊपर रिब्स को ऊपर करने की कोशिश करें तो अंदर का लंग्स भी ऊपर, मतलब उसका भी लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन ये सिंपल नहीं है। सोचो, आप जब सांस लेते हैं तो अपने पेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इस ऊपर नीचे करने के दौरान आपका स्टमक का साइज बढ़ या घट नहीं रहा होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो एब्डोमिनल स्पेस है उसके वॉल्यूम में चेंज आप जो कर रहे हैं उसके कारण आपके अंदर के जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसका वॉल्यूम घट बढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो ये जो चेंज है ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है कहाँ? लंग्स में होता है, और इसी कारण हम लोग सांस ले पाते हैं। इसको समझेंगे आगे हम लोग, पहले देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। देखो क्या क्या होता है रेस्पिरेशन में। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है ब्रीथिंग को, बाद में फिर यहाँ पे लिखता है एनसीईआरटी कि रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट इन द रिलीज ऑफ CO2 एंड आल्सो द एटीपी। यहाँ पे तो एटीपी भी तो रिलीज होगा, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे एनसीईआरटी कह रहा है, क्योंकि 14 चैप्टर में डील हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी में। लेकिन एक्चुअली जो प्लांट फिजियोलॉजी में डील हुआ है हमारा 14 चैप्टर में, ये जो रेस्पिरेशन है यही तो एनिमल्स में भी होता है, कोई अंतर नहीं है इसमें। ब्रीथिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है पहला स्टेप, जो कि हमारे पास क्या करता है, देखो ब्रीथिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन कह रहा है, यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, इसको ब्रीथिंग भी कहते हैं हम लोग, जहाँ पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। फिर डिफ्यूजन होता है CO2 और O2 का एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, फिर ट्रांसपोर्ट होता है इन गैसेस का, फिर डिफ्यूजन होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, और फिर इस O2 का हम लोग यूटिलाइज करते हैं और CO2 को हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक है। आते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन पे आते हैं। इसमें दो ढंग का चीज है समझना, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। ये होता किन किन चीजों से है? ये होता है हमारे लंग्स में वॉल्यूम को चेंज करने पे, और ये वॉल्यूम चेंज करने से क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, प्रेशर का डिफरेंस आता है लंग्स के अंदर प्रेशर में और एटमॉस्फेयर के प्रेशर में, एयर प्रेशर में, ठीक है ना। इंस्पिरेशन सोचो कैसे होगा। हम लोग करना क्या है, या तो देखो हम लोग करना नहीं, मतलब कि नेचर क्या करता है, नेचर करता है कि हाई प्रेशर से, जहां प्रेशर बहुत ज्यादा है वहां से लो प्रेशर की तरफ जाता है एयर, है ना। तो हम लोग अगर हम लोग को हवा को अंदर लेना है अपनी बॉडी के, तो हम लोग को अपने अंदर जो है लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर से, ताकि बाहर का हवा अंदर आ जाए, हाइट लो अपने आप। ये नेचुरल नेचर का फिनोमेना है, इसमें हम लोग को एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर हम लोग को अंदर का प्रेशर हम लोग बहुत बढ़ा दें, ठीक है ना, और बाहर से, तो बाहर अंदर से हवा जो है बाहर की ओर आ जाएगा, नेचुरल फिनोमेना है, हाई टू लो प्रेशर चला जाएगा। वही चीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इंस्पिरेशन तब होता है जब प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी अंदर, पल्मोनरी यानी लंग्स, और प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम लोग नेगेटिव प्रेशर कहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर को हम लोग बेसिस मान रहे हैं, तो उससे कम है तो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। इस तरह से इंस्पिरेशन होता है। एक्सप्रेशन कैसे होता है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर, इसको पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे ज्यादा हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर को प्रेशर को मान लो तुम जीरो, एक ठीक है ना, एक लेवल के लिए मान लो जीरो है, तो उससे कम किए हम लोग तो नेगेटिव, ज्यादा किए तो पॉजिटिव हो गया। डायफ्राम जैसे एक सेट ऑफ मसल से अटैच होता है, जो कि और क्या होता है, एक डायफ्राम के साथ साथ एक सेट ऑफ मसल्स होते हैं जो एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ठीक है ना, और इनको रिब्स के बीच में होते हैं। ये दोनों मिल करके इस ग्रेडियंट को बनाने में हेल्प करते हैं। यानी थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम को बढ़ाना घटाना है वो तीन मसल्स यहाँ पे आ रहे हैं, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, समझ में आ गया। आते हैं डायफ्राम जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे इंक्रीज हो जाता है क्या, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, बिकॉज वो फ्लैट हो गया, ठीक है। देखो पहले ऐसे था तो ये था वॉल्यूम, अब क्या हो गया कि ये ऐसे है लेकिन ये फ्लैट हो गया, तो ये जो गोला जो था यहाँ पे नीचे से जो इतना जो पोर्शन है हमारा, ये वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो गया इसमें, है ना। इसमें देखो ये जो मैंने बनाया इसमें वॉल्यूम, ये जो गोला है ये वाला एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब देखो हमारा हेड और जहाँ पे हमारे बाल है ऊपर की ओर, जहाँ पे आपको आईना में दिखता नहीं जब आप सामने खड़े हो जाए, सर के सामने, और पैर का जो नीचे, जो कह सकते हो कि जो पैर है हमारा नीचे की ओर, जो जमीन जो है, इसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं। और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, जहाँ पे आप सामने शीशे की तरफ देख रहे हैं और जहाँ पे आप पीठ नहीं देख पा रहे हैं, इसको हम लोग
डॉर्सो वेंट्रल या फिर वेंट्रल डॉर्सल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। तो डायफ्राम क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कैसे बढ़ाता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ाता है। लेकिन एक्सटर्नल और एक्सटर्नल कोस्टल मसल जो होता है, एक्सटर्नल लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, तो लिफ्ट हो जाता है रिब्स ऊपर की ओर। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये हमारा वॉल्यूम को किधर की ओर बढ़ा रहा है, ये हमारे वॉल्यूम को बढ़ा रहा है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस की तरफ बढ़ा रहा है, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। तो ये समझो इससे क्या हो रहा है कि हमारा वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हुआ कि हमारा प्रेशर कम हो गया, तो हवा बाहर से अंदर की ओर आ जाएगा और हम लोग सांस ले पाएंगे। तो यहाँ से एक चीज पॉइंट यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इंस्पिरेशन होगा, लेकिन अगर इंटरनल, ये जो है लिखा हुआ है इंटरनल, ये जो है लिखा हुआ है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सपीरेशन होगा। तो इससे समझ सकते हो कि यहाँ पे उल्टा है, इंटरनल जहां आ रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक्सपीरेशन हो रहा है, लेकिन जहां एक्सटर्नल आ रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वहां इंस्पिरेशन हो रहा है। ये है डायग्राम हमारा, देखो ये है इंस्पिरेशन का डायग्राम, एयर इंटर हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो गया, देखो ये जो चौड़ाई दिख रही है आपको ये ज्यादा है, ये चौड़ाई देखो यहाँ पे ये कम है, ठीक है। डायफ्राम देखो नीचे की ओर आया, देखो आपका फ्लैटेंड दिखाई दे रहा है, डायफ्राम देखो बहुत ज्यादा गोल दिखाई दे रहा है, रिलैक्स्ड है, आर्च्ड अपवर्ड्स, यानी कि ये डोम शेप का हो चुका है, रिब्स और स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ चुके हैं, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर, और रिब्स और स्टर्नम रेज्ड है, रिब केज यहाँ पे है, और ये है हमारा पीछे के वर्टिब्रल एक्सिस, ठीक है। ये है एक्सपीरिएशन का डायग्राम, ठीक है। अब ये जो एबिलिटी जो होता है इंक्रीज करने का, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन का, मान लो कि हम लोग को और ज्यादा सांस लेने का मन, तो हम लोग एब्डोमेन में जो मसल्स होते हैं उसका हेल्प ले सकते हैं। हम लोग 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं, और जिस डिवाइस का यूज करते हैं इस पल्मोनरी वॉल्यूम को एस्टिमेट करने के लिए, कितना ले रहे हैं और ब्रीथिंग मूवमेंट कैसा हो रहा है, उस डिवाइस का नाम स्पायरोमीटर है, ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, कितना हम लोग लेते हैं कितना छोड़ते हैं, गैस का जो वॉल्यूम होता है उस पर आते हैं। तो टाइटल वॉल्यूम, नॉर्मल कंडीशन में जो हम लोग सांस ले रहे हैं उसको नॉर्मल रेस्पिरेशन, यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स जो मार्क किए ना उसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा तो इन वर्ड्स को लिखा रहेगा, और अगर आपको ये वर्ड और वो नाम याद है तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, कुछ याद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर टाइटल वॉल्यूम है तो डायरेक्टली लिखा रहेगा नॉर्मल रेस्पिरेशन है, एयर इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड, वॉल्यूम कितना है 500, और अगर उसको आप 12 से 16 बार होता है ना ब्रीथिंग, तो 1 मिनट में अगर 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 500 को तो 6000 आएगा, 16 से कीजिएगा तो 8000 आएगा ml ऑफ एयर, यानी 6 लीटर to 8 लीटर एयर पर मिनट होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है एडिशनल वॉल्यूम है, मान लो आपने सांस लिया, देखो ये रिवीजन वीडियो तो मैं जल्दी बताऊंगा इसको, ठीक है ना। और देखा ये डाटा याद रखना है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये जो डाटा वाला है, रेस्पिरेशन से अगर क्वेश्चन आने वाला है तो पहले तो 80% चांस है कि इसी से आएगा, ठीक है ना, बाकी 20% में पूरा चैप्टर कवर होता है, ओके। एग्जामिनर ऐसा ही करता है, 80% चांस है यही देगा, इन्हीं वॉल्यूम्स को पूछेगा, कैपेसिटीज को पूछेगा, लेकिन 20% में वो बाकी पूरे चैप्टर को पूछ सकता है, ठीक है। तो 20% ज्यादा खतरा नहीं है, 80% लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये कैसे होता है, फोर्सिबल इंस्पिरेशन, मान लो जो एब्डोमेन मसल को इस्तेमाल करते हैं और एक्स्ट्रा एयर लेने की कोशिश करते हैं तो कितना ले सकते हैं, और 500 के एक्स्ट्रा और कितना ले सकते हैं, उसमें 40-50 ले सकते होंगे, लेकिन नहीं, 2500 से 3000 ml हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो जो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑक्सीजन, जो हमारा जो एक्स्ट्रा लेने का क्षमता है वो कितना ज्यादा है, इससे ये पता चलता है कि हमारे लिए जीवन कितना अहम रखता है। हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म में भी ये है, अगर सफोकेशन होता है तो वो एक्स्ट्रा एयर जो लेता है वो 2500 ml से 3000 ml ले सकता है, लेकिन नॉर्मली उसका 500 में भी काम चल रहा था। आते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, एक्स्ट्रा एयर हम लोग कितना बाहर निकाल सकते हैं, तो बहुत कम, बिकॉज लाइफ को मेंटेन रखना है, और ये कितना होगा हमारे पास 1000 से लेकर के 1100 ml तक, ठीक है ना। आते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, कितना एयर हमारे लंग्स में बचा रह जाता है। मान लो अगर लंग्स नहीं में एयर नहीं बचा रहेगा, और ये एयर कहाँ बचा रहता है, एल्वेलाई के अंदर, तो एल्वेलाई जो होगा वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये है 1100 से लेके 1200 ml तक होता है। ये एक्सपायरेटरी, देखो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से ज्यादा है, ठीक है ना, ये 1000 से 1100 है, तो रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम जो है 1100 से 1200 ml है। एक आता है डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है, ठीक है ना, जो हम लोग 500 ले रहे हैं ना, उसमें लगभग 350 ml जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन 150 ml हमारे डेड स्पेस में जाता है, जो ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, वहीं पे रह जाता है, वो अंदर एल्वेलाई तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। आते हैं इन सब वॉल्यूम को, इन 4 वॉल्यूम को हम लोग घुमा फिरा के ऐड डिवाइड कर दें तो हम लोग के पास कई तरह के कैपेसिटीज आते हैं, जैसे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा सांस लें और नॉर्मल सांस एक साथ ले लें तो कितना ले पाएंगे, तो ये हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग नॉर्मली एक्सपायर कर चुके होंगे। तो इंस्पिरेशन कब करना है, जब हम लोग नॉर्मली एक्सपायर कर दिए, फिर हम लोग टीवी भी लेंगे और फिर IRV भी लेंगे।
तो ये दोनों मिलकर क्या आ जाएगा, एडिशन कर लीजिएगा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो सकता है, मान लो कि हम लोग को एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, तो पहले तो हम लोग नॉर्मल इंस्पायर करेंगे तब ना, तो पहले हम लोग इंस्पायर करेंगे आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो ये हो जाएगा। ये देखो मैंने जो वर्ड मार्क किया है यही एग्जाम में आएगा, सिंपल सिंपल। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो नॉर्मली हमारे लंग्स के अंदर बचा रहता है, जब हम लोग एक्स्ट्रा एयर ना निकाले बाहर तो बचा रहेगा, तो एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा बचा रहेगा, और अगर एक्स्ट्रा ना निकाले यानी कि ईआरवी भी बचा रह जाएगा, यानी कि ईआरवी प्लस आरवी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आते हैं वाइटल कैपेसिटी पे। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि हम लोग कितना एक्चुअली एक्स्ट्रा लेकर के, नॉन एक्स्ट्रा निकाल करके और नॉर्मली लेकर के, वो कितना टोटल वॉल्यूम कितना होता है जो हम लोग चेंज करते हैं, और जो बचा रह जाता है उसको छोड़ के, तो बचा तो खाली रेसिडुअल रह जाता है ना, बाकी तीनों तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे एक्स्ट्रा फोर्स लगाएं या चाहे एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, एआरवी टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन, ठीक है, या फिर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। देखो एनसीईआरटी पहले से दो क्वेश्चन बना के यहाँ पे दे दिया है कि भैया ऐसे ही दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन मार्क करके चार ऑप्शन रहेंगे, आपको वाइटल कैपेसिटी टिक करना है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, टोटल आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। आते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। देखो टाइम बहुत निकल गया है ना, तो जल्दी जल्दी करते हैं। मैंने पहले कहा कि चलो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस बारे में, तो घबराना नहीं है क्योंकि बहुत सारा चीज जानना है इस सेंटर में हम लोग को। आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी गैसेस का जो यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है 2, और इसका हम लोग को दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर, और वो mmHg में दिया हुआ है अलग अलग जगह। तो एटमॉस्फेयर, और इसको याद रखना है, डायरेक्टली मैच में आता है। एटमॉस्फेरिक एयर O2 में 159 है और एटमॉस्फेरिक एयर 0.3 है। एल्वियोलाई में 104 होता है O2 और ये 40, डीऑक्सीनेटेड में 40 और CO2 45, क्योंकि देखो 45 का मात्रा यानी कि ज्यादा है, CO2 डीऑक्सीनेटेड है, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होगा 95 और ये 40, और टिश्यूज में ये 40 होगा ऑक्सीजन और ये 45, बिकॉज टिश्यूज से CO2 को वापस ब्लड में आना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आना है, इसलिए 45 से 40 होता है, ठीक है ना। यहाँ देखो एक नंबर दिख रहा होगा 40 40 40 40, तो आपको ये कैसा कुछ यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है ब्यूटेन के शेप में। तो ये जो शेप आपको ये ध्यान रखना है, 40 40 40 है, और ये 45 है, ये 45 है, और यहाँ पे ये 95 है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। ये क्यों ध्यान रखना है, बिकॉज ये डायरेक्टली आपको याद करने में हेल्प कर सकता है। जब आपको डायरेक्टली मैच द कॉलम आएगा तो आपको ये जो शेप है आपको 40 40 40 40 का याद रह सकता है। 0.3% तो ppm तो आपको पता ही है कि CO2 होता है एटमॉस्फेयर में, और 159 एक्स्ट्रा आपको खाली याद रखना है, बाकी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आते हैं कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सिंपल डिफ्यूजन, कोई हम लोग एक्टिव पैसिव का ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल डिफ्यूजन होता है। बहुत लोग इसको ऑस्मोसिस कह सकते हैं, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन एनसीईआरटी दिखा है, सिंपल डिफ्यूजन ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है। ऑस्मोसिस कहना चाहो तो कह लो, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, वहाँ पे सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑस्मोसिस शब्द गलत होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है ये। आते हैं O2 CO2 एक्सचेंज होता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। दो चीज और है जिस पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है, और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। देखो यहाँ पे क्या है, एल्वियोलाई में PO2 कितना है 104 और CO2 कितना है 40। अब ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी आया, पल्मोनरी वेन गया ऑर्टा में, फिर यहाँ पे देखो हमारे PCO2 P सब चीज लिखा हुआ है। तो ये जो आपको लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए उसी चार्ट से आया है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सेम चीजें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है इसमें, और ये होता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ भी 40 है, और यहाँ भी 40 है। ये 95 होता है, ऑक्सीडेटेड है तो O2 का मात्रा अपने आप ज्यादा रहेगा, और डीऑक्सीडेटेड में 40 45 होता है तो डीऑक्सीडेटेड में CO2 का मात्रा ज्यादा रहेगा, तो 45 हो जाएगा, ठीक। यहाँ टिश्यू दिखाया गया आपको, बॉडी टिश्यू। ये है एयर एल्वियोलर कैविटी जहाँ पे एयर का डिफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 लेयर इन्वॉल्व है। एक तो स्क्वामस एपिथेलियम, किसका, एल्वियोलाई का स्क्वामस एपिथेलियम, उसके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यह है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी में एक एंडोथेलियम सेल्स है, जो कि ब्लड कैपिलरी का एंडोथेलियम सेल्स होते हैं, बिकॉज़ ब्लड कैपिलरी की चारों तरफ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। तो देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल सेल्स, और फिर आता है रेड ब्लड सेल्स, फिर आता है स्क्वामस। ये जो सीरीज है ना, इस ढंग से कई बार ये डायग्राम जब आता है एग्जाम में ना, तो ये डायग्राम साफ नहीं होता, लेकिन यही सीरीज में आंसर होता है। अगर यहाँ पे ए लिखा है ना और यहाँ पे बी लिखा है, तो ए जो होगा वो बेसल सब्सटेंस ही होगा, और बी जो होगा वो एंडोथेलियल ऑफ ब्लड कैपिलरी ही होगा, और सी जो होगा वो रेड ब्लड सेल्स ही होगा। ये जो सीरीज है उसको याद रखना है, बेसमेंट, एंडोथेलियल, फिर रेड ब्लड सेल्स। देखो बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं ना, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आने से।
यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 22 to 25 टाइम्स ऑफ लार्जर देन O2, इसीलिए CO2 का अमाउंट कम होने के बावजूद CO2 आसानी से डिफ्यूज हो पाता है। तीन लेयर्स होते हैं, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, एंडोथेलियल ऑफ एल्वेओलाई कैपिलरीज, बेसल मेम्ब्रेन, जो कि थिन बेसल मेम्ब्रेन होता है जो कि सपोर्ट करता है स्क्वामस एपिथेलियम और बेसल मेम्ब्रेन को, ताकि वो सिंगल लेयर बना सके। ठीक है, इसका जो थिकनेस होता है वो 1 मिलीमीटर से भी कम आता है। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे। देखो ये सिग्मोइड कर्व दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड MHD। डायरेक्टली आ सकता है कि x एक्सिस पे क्या होता है और y एक्सिस पे क्या होता है देखने को मिलता है। तो यह परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब जैसे जैसे हम लोग मान लो ब्लड में पहले 0% ऑफ ऑक्सीजन है तो 0% ही ना हीमोग्लोबिन O2 से अटैच होगा, 0 ऑक्सीजन है तो 0 से अटैच होगा। लेकिन जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हम लोग ब्लड में बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन जो होता है ना उतना ज्यादा ऑक्सीजन के साथ मिलने लगता है और अटैच होने लगता है। लेकिन हीमोग्लोबिन तो ब्लड में मान लो कि कुछ नंबर पे फिक्स्ड है, तो O2 एक नंबर बढ़ाने के बाद, O2 का प्रेशर हम लोग एक नंबर के बढ़ाने के बाद अगर और बढ़ाएंगे, जब सारा हीमोग्लोबिन O2 से मैच हो ही चुका है तो फिर कितना भी बढ़ा लो हीमोग्लोबिन मैच करेगा ही नहीं, उससे अटैच होगा ही नहीं, बिकॉज सारे हीमोग्लोबिन अटैच हो चुके हैं, तो कोई हीमोग्लोबिन बचा ही नहीं है अटैच होने के लिए। इसीलिए ये ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ता है लेकिन बाद में आके फिर ये फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है। और ये जो फ्लैट हो गया है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे 100% हीमोग्लोबिन अटैच हो चुके हैं। इस कर्व को हम लोग सिग्मोइड कर्व है ये इसका शेप, और इस कर्व को हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। ऑक्सीजन कितने परसेंटेज कितना ज्यादा छोड़ देता है हीमोग्लोबिन को, उसको नापते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे आते हैं तो कितना परसेंटेज कितना कौन ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। O2 दो नंबर से होता है 97% बाय RBC। ठीक है, सिंपल सा चीज है। 3% रिमेनिंग प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर हो जाता है। आते हैं CO2 पे, जो कॉम्प्लेक्स है इसको याद रखना है। 20 to 25% RBC से ट्रांसफर होता है, ध्यान से देखो। और 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में यानी HCO3 के रूप में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, 70% यानी मैक्सिमम है, और 7% ये भी प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर हो जाता है। आते हैं ये जो ग्राफ जो हम लोग ने देखा था उस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। जो O2 जब हेमोग्लोबिन से अटैच होता है तो उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उस होमोग्लोबिन कहते हैं। और एक होमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 O2 से जुड़ सकता है। ठीक है ना, हेमोग्लोबिन एक तरह क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन होते हैं। हर एक चेन में एक हीम फैक्टर होता है जो कि एक O2 मॉलिक्यूल को ले सकता है, इसीलिए 4 O2 यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, इसको ये जो बाइंडिंग होता है ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन का, ये बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, O2 का फैक्ट बढ़ेगा घटेगा, O2 का प्रेशर तो ज्यादा होगा कम होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब कैसे डिपेंड करता है समझो। जब PO2 हाई रहेगा यानी कि O2 का प्रेशर बहुत ज्यादा रहे, PCO2 बहुत कम रहे। देखो CO2 एक तरह का एसिडिक गैस है, बिकॉज ये एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है, एसिडिक ऑक्साइड है ये, तो ये H प्लस कंसेंट्रेशन यानी कि हमारे ब्लड को एसिडिक बनाएगा, यानी H प्लस बढ़ेगा। और ये कब होता है, जब हायर टेम्परेचर रहता है तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा एसिड का। तो इसीलिए अगर हम लोग O2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो हम लोग को PO2 हाई रखना पड़ेगा, CO2 का प्रेशर लो रखना पड़ेगा, H प्लस भी कम रहना चाहिए कंसेंट्रेशन, लेकिन pH हाई रहना चाहिए। समझो इस बात को, H प्लस कंसेंट्रेशन कम तो pH हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर भी लो रहना चाहिए। तो ये फेवरेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर नहीं करना है, हम लोग को डिसोसिएट कराना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ना है, आप बोलोगे क्यों तोड़ना है, अरे भैया जब टिश्यू के पास जाएगा अलवी भाई तो उसको तो O2 देना ना पड़ेगा टिश्यू को, तो O2 कैसे देगा हेमोग्लोबिन तोड़ के, जब सारा फैक्टर टिश्यू के पास भी सब फेवरेबल रहेगा तो O2 तो हेमोग्लोबिन से हटेगा ही नहीं, तो हटना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास PO2 जो होता है वो लो होना चाहिए, तो PO2 हट जाएगा, हेमोग्लोबिन से टूट जाएगा। और PCO2 जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, हाई हाई H प्लस कंसेंट्रेशन यानी एसिडिक होना चाहिए, और टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए ताकि डिसोसिएशन हो सके। ठीक है, यही सब क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन तोड़ता है। और CO2 जब हमारे हीमोग्लोबिन से अटैच होता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा बताओ। उसको हम लोग कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। CO2 जब कैरी होता है हेमोग्लोबिन से तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से अटैच होकर काम करता है, ट्रेवल करता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये एनसीईआरटी नहीं लिखा है लेकिन आता है।
हर 100 ml ब्लड जो होता है ऑक्सीडेटेड वो 5 ml के अराउंड O2 को ट्रांसफर करता है, लेकिन O2 5 ml ही ट्रांसफर करता है, लेकिन ज्यादा होता है। हर 100 ml के पास O2 होता ज्यादा है, लेकिन बस 5 ml ही ट्रांसफर कर पाता है। कितना ज्यादा होता है इसके बारे में मुझे बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। आते हैं CO2 के पास। CO2 बहुत अलग से मूव करता है। देखो यहाँ पे एक तरीका मैंने बताया, ये सब चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे आरबीसी है हमारे पास, ठीक है ना, और हमारे पास जो CO2 कैरी होता है हेमोग्लोबिन, जो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन होता है 20-25% होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो CO2 है, ये देखो एक्टिव टिश्यू है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू, यानी कि ये टिश्यू वाले सेल्स है जहाँ पे हमारे पास CO2 का मात्रा ज्यादा है। वो CO2 पहले आएगा हमारे पास, ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल्स है, ये CO2 रेड ब्लड सेल्स लिया। अब लेने के बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इट इज एन बहुत ज्यादा फास्टेस्ट एंजाइम में से एक है, ये हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका मैक्सिमम अमाउंट रेड ब्लड सेल्स में होता है और मिनिमम यानी बहुत कम अमाउंट में ये प्लाज्मा में भी मौजूद होता है। CO2 और H2O ये मिलके बनाया H2CO3, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, H+ हटेगा, CO3 बनाएगा। देखो CO2 के कारण H+ निकला ना, यानी pH हो गया, और क्या हो गया, वो घट गया, यानी एसिडिक हो गया माहौल, है ना, तो ये HCO3 हो गया यहाँ पे। अब ये H+ क्या करता है ना, इस Hb यानी जो हेमोग्लोबिन इसके अंदर है उससे कंबाइन करता है, लेकिन Hb तो पहले से O2 से कंबाइन है, तो O2 से कंबाइन होने के है Hb ना, तो Hb क्या करेगा, हेमोग्लोबिन क्या करेगा, O2 को रिमूव कर देगा और रिमूव करके बाहर निकाल देगा। देखो ये HbO8 दिखाई दे रहा है आपको, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 O2 मॉलिक्यूल्स है, तो O2 4 यानी कि ये क्या है, 4 O2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो क्या हो गया, 4 8 4 2 8 हो गया ना, तो ये HbO8 है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये Hb4O2 निकल जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा, और ये Hb जो होगा H+ से कंबाइन करेगा और ये बनाएगा हमारे पास H+Hb, ठीक है ना, इसको कहेंगे हम डीऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। और फिर ये जो HCO3- जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर है, ये आयनिक बैलेंस को बिगाड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे तो H+ खत्म हो गया, Hb से कंबाइन कर गया, लेकिन HCO3- बिगाड़ सकता है, इसलिए HCO3- बाहर की ओर आएगा, और क्लोराइड आयन जो कि बाहर की ओर प्लाज्मा में मौजूद है, वो क्या हो जाएगा, वो अंदर की ओर चला जाएगा, और ये क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, हैमबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं। और ये जो दिखना लिखता है सीम प्रेजेंट इन प्लाज्मा 2 यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ भी होता है, और ये दोनों तरफ से रिएक्शन को प्रोसीड करा सकता है, यानी कि ये वापस CO2 भी बना सकता है और ये H2CO3 भी बना सकता है। ओके, हर 100 ml डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो 4 ml ऑफ CO2 देता है, किसको, एल्वियोलाई को देता है। आते हैं रेगुलेशन कैसे होता है, तो मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको यही 4 पॉइंट्स लिखे, इसी को ध्यान रखना है, और यही चीज से ऊपर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। देखो पहला 4 चीजें हैं जो हमारे पास, जो 4 पॉइंट किया गया है। पहला पॉइंट क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, नीमोटैक्टिक सेंटर, नीमोटैक्सिक हो सकता है, टैक्टिक हो सकता है, नीमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स रीजन के पास होता है। देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर M से हो गया, नीमोटैक्सिक और पॉन्स दोनों P से हो गया। फिर आता है कीमो सेंसिटिव एरिया जो कि रिदम सेंटर के बगल में होता है, यानी मेडुला के बगल में होता है। और चौथा, ऑर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के पास, यानी ऑर्टिक बॉडी होता है और कैरोटिड बॉडी होता है, जो कि कैरोटिड आर्टरी में और ऑर्टिक आर्च में मिलता है हमें। ओके, ये चारों मिलकर के रेगुलेट करते हैं हमारा ब्रीथिंग। एक पॉइंट क्या याद रखना है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वो हमारे मेडुलर रीजन में है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जो न्यूमोटैक्टिक सेंटर पॉन्स रीजन में होता है, और इसका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रिड्यूस कर सकता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। कैसे कर सकता है रिड्यूस, बाय अल्टरिंग द रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि ये ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को घटाता है, जिससे रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो भी अल्टर हो जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यूमोटैक्टिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, यानी जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, आपने 4 सेकंड तक सांस अंदर लिया, ये इंस्पिरेशन होता है, लेकिन इसको अगर आप एक ही सेकंड में ले लें तो रेस्पिरेटरी आप तेजी सांस लेने लगेगा ना, सांस आपका तेज हो जाएगा रफ्तार, ये समझना है। फिर कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है और ऑर्टिक आर्ट और कैरोटिड आर्टरी जो होता है, ये दोनों के दोनों CO2 और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा ही क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और जैसे ही CO2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता है और H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो ये अपने रिदम सेंटर के पास मैसेज भेजते हैं और हमारा रिदम सेंटर उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। आते हैं डिसऑर्डर्स पे, तो पहला डिसऑर्डर अस्थमा है। ध्यान रखना है विजिंग डिसऑर्डर्स में होता है, और ये क्यों होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका या ब्रोंकियोल से कारण होता है।
दूसरा है एम्फाइसेमा, एल्वियुलर वाल्व्स में डैमेज होते हैं, ये मेनली सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। एल्वियुलर वाल्व डैमेज होते हैं तो एल्वियुलर में यानी एल्वियोलाई में क्या होता है, फ्लूइड सेक्रेशन होने लगता है। आते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री है, जैसे स्टोन ब्रेकिंग हुआ या फिर सीमेंट इंडस्ट्री हुआ या फिर जो केव होता है जहाँ पे हम लोग टनल्स बनाते हैं, तो वैसे केव गलत शब्द हो गया, ठीक है ना, हम लोग तो गुफा में नहीं रहते, मतलब जो टनल्स बनता है वो टनल्स में जब कुटाई बहुत सारा उसको छेद किया जाता है, जब टनल पूरा बनता है तो उसमें बहुत सारा धूल होता है, उसके कारण बहुत सारा डिजीज होता है। क्या होता है कि लॉन्ग एक्सपोजर से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है लंग्स के अंदर, जो कि फिब्रोसिस एक तरह का कैंसर होता है, ये जन्म दे सकता है। एग्जांपल क्या है, सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस, यानी कि सिलिका इंडस्ट्री और एस्बेस्टोस का इंडस्ट्री में। यहाँ पे 10 पॉइंट है, याद रखना है। बोर इफेक्ट जो होता है ये प्रमोट करता है O2 ट्रांसपोर्ट। हार्डन इफेक्ट जो होता है CO2 ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है। फ्रेनिक नर्व डायफ्राम का नर्व है, अगर इसमें थोड़ा सा कभी कभी ग्लिच आता है जैसे ओके, ठीक है ना, डायफ्राम के मसल्स कभी कभी सही से काम नहीं करते, उस समय हम लोग हिकअप आता है यानी हिचकी आती है, ठीक है। वुमेन्स ग्लैंड जो होते हैं वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नोज में पाए जाते हैं। वुमेन्स ग्लैंड लिखा है मैंने, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आया था, एक्स्ट्रा स्ट्रोक में पॉइंट है, और सबको 99% बच्चे छोड़ के आए थे। वुमेन्स कैप्सूल जो होता है वो अलग चीज है, वुमेन्स ग्लैंड अलग चीज है, ठीक है ना। वुमेन कैप्सूल ओके, ये कहाँ पे होता है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और फैक्ट्री लोब जो होता है, बहुत बार कहा जाता है कि लिम्बिक सिस्टम, हमारे ब्रेन में जो लिम्बिक सिस्टम है उससे रिलेटेड है या फिर उसका एक्सटेंशन है, और फैक्ट्री लोब को कहा जाता है बिकॉज लिम्बिक सिस्टम जो कि इमोशनल ब्रेन है वो हमारे सूंघने की शक्ति से भी डिपेंड करता है। बिकॉज समझो, सोचो कि अगर मैं रसगुल्ला बोलूं, काला उजला समोसा बोलूं, पिज्जा बोलूं, पेस्ट्री बोलूं, ठीक है ना, तो आपको ये सुन के भी आपको मुंह में पानी आ रहा है, और अगर आपको कोई अगर आपको स्मेल करने को मिल जाए तो आपके मुंह में पानी लगता है। आप कोई फ्रेग्रेंस स्मेल करते हैं, जैसे कि डिओड्रेंट जो होता है उसको स्मेल करते हैं, तो आपको लिम्बिक सिस्टम, आपके इमोशनल सिस्टम, आपके सेक्सुअल बिहेवियर को जो कंट्रोल करता है वो जागृत हो जाता है। तो इसलिए ऑल्फैक्टरी लोब को कभी कभी कहा जाता है कि एक्सटेंशन है लिम्बिक सिस्टम का। अमाउंट ऑफ CO2 जो होता है एक्सपायर्ड एयर में वो ज्यादा होता है जो हम लोग इंस्पायर करते हैं, यानी जितना एयर हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं उसमें जो परसेंटेज ऑफ CO2 है वो कम है जब हम लोग CO2 एक्सपायर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे CO2 जब हम लोग एक्सपायर करते हैं, जब हम लोग एक्सपायर एयर को जब हम लोग बाहर निकालते हैं अपने लंग्स से, तो हमारे लंग्स में जो एयर बाहर निकल रहा है उस एयर में एक्स्ट्रा CO2 कहाँ से आया? क्योंकि हमारे सेल्स जो है वो बहुत सारा ग्लूकोज को बचा रहे हैं, उससे ATP बना रहे हैं, और उसका दो बाय प्रोडक्ट और होता है एनर्जी, ATP जो बना उसके साथ दो और क्या है, CO2 और H2O, तो वो भी निकलता है साथ साथ, ठीक है ना। 12 से 16 ग्राम ऑफ HB यानी हेमोग्लोबिन होता है हर 100 ml ब्लड में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज को। पंक्चर, ये फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा ध्यान रखना। पंक्चर इन चेस्ट कैविटी, क्वेश्चन आया था कि अगर चेस्ट कैविटी में पंक्चर हो जाए, जैसे मैंने कहा था ना कि थोरेसिक कैविटी है और प्लूरल कैविटी है, हमारा पल्मोनरी कैविटी है, उसमें अगर पंक्चर हो जाए लेकिन लंग्स में कोई हार्म ना हो तो क्या होगा, सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग होगी, यानी कि हवा निकलने लगेगा वहां से, कैसे टायर पंचर होता है वैसे ही होगा। एस्फिक्सिया, या फिर कह सकते हो कि तुम हवा नहीं निकलने, बहुत मैंने लिटरल टर्म्स में बोल दिया, ऐसा नहीं मान लेना कि हवा निकलने लगता है तो हवा कहाँ जाएगा, पेट में जमा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब कि उसमें सांस हम लोग सही से ले नहीं पाते, प्रेशर सही से बनेगा ही नहीं बिकॉज छेद है, तो एयर सक्शन का जो एयर टाइट कैविटी रहा थोरेसिक वाला, वो एयर टाइट कैविटी नहीं रहा, तो हम लोग को सांस लेने में घुटन सी होने लगेगी, ठीक है ना। आते हैं दो कंडीशन, पहले आते हैं हेपोक्सिया पे, मैंने नीचे लिख दिया है, ऊपर लिखना चाहिए था। हेपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड में फॉल होता है, यानी ऑक्सीजन कंटेंट थोड़े समय के लिए आप कह सकते हो कि थोड़ा सा फॉल कर गया, नीचे आ गया। लेकिन अगर एस्फिक्सिया हो जाए, एस्फाइक्सिया होता है या एनॉक्सिया हो जाए, तो उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ना के बराबर हो जाता है ब्लड में, जो कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होता है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन, तो सफोकेशन भी कहते हैं हम लोग। तो इस ढंग से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यार एक चैप्टर है जिसको मैं आधे घंटे 40 मिनट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भैया समय तो लगेगा ही ना। अगर आप लोग को मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमें कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और एक दो बेल भेज दो, ठीक है ना, कि सर अच्छा लगा, हेल्प मिला मुझे। और क्वेश्चंस के लिए वेट कीजिए, क्वेश्चंस भी आएंगे और चैप्टर्स पर फिर चलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, एंड स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड, एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज।